आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के राष्ट्रपति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले, और आप जिन परीक्षाओं की तैयारी करें उन परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? दोस्तों, इसका आपको आंसर देने के लिए 3 सेकंड का समय मिलेगा। इसको आपका आंसर देना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है, और उसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना भारत के प्रधानमंत्री से की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। और भारत की जो संविधान है भारत का, उसमें संघीय सरकार के अंदर 3 प्रकार के होती है। एक तो कार्यपालिका होती है, और एक व्यवस्थापिका होती है, और एक न्यायपालिका होती है। जनता की इच्छा के अनुसार व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो कानून कार्यपालिका लागू करती है, और उस कानून की रक्षा और व्याख्या का काम न्यायपालिका करती है। इसलिए कार्यपालिका में संघीय सरकार में कार्यपालिका के जो अनुच्छेद हैं दोस्तों वो हैं अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 तक, और व्यवस्थापिका में है 79 से लेकर 123 तक, और न्यायपालिका के अंदर 124 से लेकर 147 तक। और एक अलग पद होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षा, जिसे केग कहते हैं, जिसका अनुच्छेद चलते हैं 148 से 151 तक। तो इस प्रकार ये संघीय सरकार के अंदर पद होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और चौथा होता है केग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। और दोस्तों वो इसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए राज्य का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों ध्यान देना, देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है, और दूसरा जो नागरिक होता है वो राष्ट्रपति की पत्नी होती है, दूसरी नागरिक। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के तहत संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का एक पद होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? संघ की कार्यपालिका शक्ति, अभी जो प्रश्न आया था कि संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो ऑप्शन बी राष्ट्रपति में निहित होती, अनुच्छेद 53 के तहत।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। और दोस्तों ये प्रश्न 2017 के रीट एग्जाम में पूछा था कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राज्य का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है। इसलिए इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को और भी कहा गया है कि एकता व अखंडता का प्रतीक माना है, एकता व अखंडता का प्रतीक, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, देश का मुखिया होता है और कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया या संवैधानिक अध्यक्ष या प्रधान होता है। और इसकी तुलना ब्रिटेन के राजा से ही की जाती है। इसकी जो तुलना है वो ब्रिटेन के राजा से की जाती है, अर्थात सम्राट से की जाती है। और ये ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है वो न तो लोकसभा का होता है न राज्यसभा का कोई सदस्य होता। ये एक संघ सरकार अर्थात संसद का एक अभिन्न अंग माना है। ध्यान देना, यह संसद का एक अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु का भी होना चाहिए और उसमें लोकसभा के सदस्य की योग्यता भी होनी चाहिए, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह नहीं होता। अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में वही व्यक्ति भाग ले सकता है जिसकी आयु 35 वर्ष हो। ठीक है, और लोकसभा के चुनाव में लड़ने की आयु बताई गई है 25 वर्ष और राज्यसभा के चुनाव में 30 वर्ष बताई गई। और मत देने की जो आयु मानी है वो 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी, उसको 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी, इसमें कोई आयु सीमा नहीं होती, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार वह 2 बार चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है वो दोस्तों आयरलैंड से ली गई। ध्यान देना, आयरलैंड से। और इनकी जो प्रणाली मानी गई अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा होती है और इनका जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। आनुपातिक एकल मत प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए संसदीय समिति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण ली जाती है। और वो कौन से अनुच्छेद के तहत ली जाती है? अनुच्छेद 71। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 50:50, अर्थात 50 अनुमोदक होते हैं और 50 ही प्रस्तावक होते हैं। और जमानत राशि के रूप में राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमा कराने होते हैं। और यदि उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है वो 1/6 भाग अगर मत प्राप्त कर लेता है तो उसकी जमानत नहीं करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, और कर लेता है तो उसकी जमानत वापस की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए अहरित हो, या कोई लाभ पद का ग्रहण किया गया हो। तो दोस्तों ऑप्शन डी कि कोई लाभ पद ग्रहण किए हुआ ना हो तो योग्यता है, और अगर लाभ पद पर ग्रहण है तो वो उसकी अयोग्यता माने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। ऑप्शन बी एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 55 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राष्ट्रपति के पद के चुनाव को संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 71 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के जो उम्मीदवार होते हैं उसका चुनाव कराने का जो समय होता है वो होता है 2 हफ्ते, अर्थात 14 दिन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? अर्थात भारत का राष्ट्रपति जब चुनाव जीत जाता है तो वो कितने वर्षों तक रहता है? तो ऑप्शन बी 5 वर्ष तक, और उससे पहले भी वो चुनाव के पद से हट सकता है। किस कंडीशन में? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र के द्वारा या महाभियोग लग जाता है। इन 3 कंडीशन में, एक तो मृत्यु के तहत, एक त्याग पत्र देने पर, एक महाभियोग लगने की कंडीशन में वो 5 वर्ष से पूर्व भी अपने कार्यकाल से हट सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक बना रहता है। तो ऑप्शन
बी अनुच्छेद 56 के तहत, आर्टिकल 56, और उससे पूर्व भी हट सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है संघीय संसद तथा राज्य की व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य की विधानसभा के सभी सदस्य, या संघीय संसद के सभी या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या स्थानीय संसद और राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, स्थानीय संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और एक दोस्तों ध्यान देना कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 70वां संविधान संशोधन हुआ, तब दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी राज्य की विधानसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उसे समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभा भंग हो। तो दोस्तों ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा? तो दोस्तों संसद के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता, महाभियोग द्वारा, संसद के दोनों सदनों में से कोई भी, तब भारत के राष्ट्रपति को उससे पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, या संसद द्वारा महाभियोग? तो भारत के राष्ट्रपति को पद हटाने की जो प्रक्रिया होती है ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, तब जाके भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और उसमें क्या होता है दोस्तों कि दोनों सदनों में से कोई एक सदन 1/4 सदस्य 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है, और 14 दिन बाद जिस सदन द्वारा प्रस्ताव जो लाया जाता है उसी सदन द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा ये सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित होने पर दूसरे सदन में भेजा जाता है। और दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। और आज तक अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ या उनके ऊपर महाभियोग नहीं लगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाअभियोग द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य की विधानसभा को भंग करने पर, या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने पर? तो ऑप्शन बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ऑप्शन ए, महाभियोग लगने पर। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग के ऊपर आरोप लगाया जाता है या प्रक्रिया की जाती है, तब उसकी सूचना 14 दिन पहले, ऑप्शन बी सही है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से, या संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। और जो महाभियोग का विरुद्ध आरोप लगा उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, अर्थात संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा ही, या न्यायालय में ट्रायल द्वारा? तो ऑप्शन सी, महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को अपने कार्य की अवधि से पूर्व पहले ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? ये कृत्य अविधिमान्य होंगे, ये कृत्य विधिमान्य होंगे? उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, ये कृत्य विधिमान्य होंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किसके तहत दिलाता है? अनुच्छेद 60 के तहत। और अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो तो उसकी जगह पे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, उसके समक्ष शपथ लेता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों ऐसा कितनी बार हुआ? ऐसा एक बार हुआ। कब हुआ था? जब राष्ट्रपति के सर्वोच्च जो राष्ट्रपति थे, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई थी, जाकिर हुसैन। और उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उन्होंने ही अपना त्याग पत्र दे दिया था। तब 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उस वक्त जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? अभी ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी 6 माह के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह। गृह मंत्री के रूप में गृह से गृह का ज्ञानी, ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले सर्वज्ञान एकेडमिक, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद आप सभी का।